अब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसका नाम है अकाउंटिंग साइकिल, एक्रूअल्स एंड डेफर्स। एक्रूअल्स और डेफर्स हम कहते किसे हैं कि जब भी एक टाइमिंग डिफरेंस आ रहा होता है बिटवीन कैश फ्लो के दरमियान और जब हम रेवेन्यू और जो एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में, और जो कैश फ्लो है, जो कैश की पेमेंट पहले हो रही है, पेमेंट बाद में हो रही है, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा होता है तो उसको हम एक्रूअल्स और डेफरल्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड के इसमें है कि एडजस्टिंग एंट्रीज। पहले हम डिस्कस करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज में हम एंट्रीज की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, और ये एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड ये एंट्रीज एडजस्ट हो रही होती हैं। ठीक है, और ये उसमें और इनमें हम वो एंट्रीज एडजस्ट कर रहे होते हैं जो मेनली बेसिकली इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस होते हैं, जो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में अफेक्ट हो रही होती है। मेनली इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस होते हैं, और इनको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इनको हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली इसमें हम मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो कहता है कि आपने जो रेवेन्यू जो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ठीक है, जो रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो एक्सपेंसेस आए हैं तो वो उसी सेम पीरियड के होने चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू का पीरियड और जो एक्सपेंसेस हैं इन दोनों का पीरियड सेम होना चाहिए। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम पीरियड के लेने हैं। ठीक है, ताकि हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकें। अगर ये सेम होंगे, इनको एडजस्ट अगर ये हम एडजस्टिंग एंट्रीज इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि हम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इनको एडजस्ट करें कि कोई चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, टाइमिंग्स में कोई डिफरेंस आ रहा है तो हम उनको एडजस्ट करते हैं ताकि वो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें एक्यूरेट रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रही हों, जो वो एक्यूरेट रिकॉर्ड शो कर रही हों। तो ये इस वजह से हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और ये फोर्थ स्टेप होता है अकाउंटिंग साइकिल का। और जो एवरेज जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, ये इनकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही होती हैं, या तो रेवेन्यू में चेंज आ रहा है, या एक्सपेंसेस में चेंज आ रहा है, या फिर एसेट्स में चेंजेस आ रही होती हैं, या फिर लाइबिलिटी में चेंजेस आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस लेके आ रही होती हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। अब हम आगे देखते हैं कैटेगरीज ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज की जो कैटेगरीज होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। पहली है कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस, फिर है कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू, और फिर है एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस, एंड द फोर्थ वन इज द एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू। अब हम इनको आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस। इसमें जो इस तरह की जो कैटेगरी है, इसमें वो ट्रांजैक्शंस आती हैं, वो एंट्रीज आती हैं जिसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का कोई एक बिजनेस है, ठीक है, उसके कोई एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, कंपनी में कोई एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, और उस एक्सपेंस के लिए कंपनी ने जो अमाउंट है वो एडवांस में पे कर दी है। ठीक है, उस एक्सपेंस से बेनिफिट लेने से पहले ही, ठीक है, जो पेमेंट हो गई है वो एडवांस में हो गई है। ठीक है, अभी तक हमने वो एक्सपेंस यूज़ नहीं किया, ना उसको हमने ना उस एक्सपेंस से हमने ना उस एक्सपेंस से हमने कोई बेनिफिट लिया है। ठीक है, पेमेंट हमने एडवांस कर दी है। ठीक है, और अभी जो करंट पीरियड है, ठीक है, उसकी जो पेमेंट है वो एडवांस होगी, अभी तक उस करंट पीरियड में अभी तक वो यूज़ नहीं हुआ, वो एक्सपेंस वो यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, और तो ये जो इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये मोर देन वन करंट पीरियड में इफेक्ट हो रही होती हैं। ठीक है, हमने पेमेंट तो कर दी है करंट पीरियड में, लेकिन अभी तक हमने वो यूज़ नहीं किया, और फिर वो करंट पीरियड के बाद जो फ्यूचर जो पीरियड आएगा तो वो उसमें यूज़ होगा वो एक्सपेंस। तो इसके लिए हम एडजस्टिंग एंट्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जब भी कोई एक जब हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, जब भी कोई भी हमने एक्सपेंस का हमने एडवांस में पेमेंट कर दी, तो जब हम वो पेमेंट कर रहे होते हैं तो उसको हम एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते, वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता, बल्कि हम उसको एसेट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एसेट उसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हम अभी तक हमने उससे कोई फ्यूचर अभी तक हमने उससे कोई बेनिफिट नहीं लिया होता, हमने वो आगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेना होता है उससे। तो इसलिए, और एसेट्स होते हैं वो
हैं जिनसे हम फ्यूचर में कोई एक बेनिफिट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अभी जो हमने एडवांस में जो पेमेंट कर दी होती है, जिसको हम प्रीपेड पेमेंट, मतलब जो प्रीपेड भी कहते हैं, प्रीपेड भी कहते हैं, ठीक है। और इनको हमने एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी कहते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, और डेफर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ये सब इस तरह के ट्रांजैक्शंस को हम नाम देते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को हम नाम देते हैं जिसकी हमने एडवांस में पेमेंट कर दी होती है, ठीक है। तो जब हम वो पेमेंट एडवांस में कर देते हैं तो हम उसको एसेट कंसीडर करते हैं। फिर जैसे जैसे हम वो एक्सपेंस यूज़ करते हैं, उससे बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं, तो वो जो एसेट होता है जब वो यूज़ हो जाता है, जो उसका जो पार्ट यूज़ हो जाता है, उसको हम एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। वो फिर हमारा एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है, हम तब उसको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई हमने एक बिजनेस है, ठीक है, उसने कोई प्रॉपर्टी रेंट में ली है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी के लिए उसने फर्स्ट 3 मंथ्स का एडवांस पे कर दिया है, ठीक है। तो वो जो उसने करंट पीरियड में जो अगले 3 मंथ्स उसने यूज़ करना है, तो उसने करंट पीरियड में एडवांस पे कर दिया, उन 3 मंथ्स का एडवांस पे कर दिया। तो वो जो एडवांस वो शुरू में पे करेगा वो उसका एसेट होगा, उसको हम एसेट करेंगे, और एसेट इंक्रीज हो रहा होगा। कैश मतलब वो जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो एसेट है, और वो कैश वो एसेट वो इंक्रीज हो रहा होगा, तो उसको हम डेबिट साइड में उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर जब वो एसेट हम जब वो जो एक्सपेंस जो हमने जो प्रॉपर्टी जो रेंट में ली थी, जब वो हम प्रॉपर्टी को हम यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो जैसे जैसे वो यूज़ होती जा रही होगी, जो जो पार्ट उसका यूज़ होता जा रहा होगा, तो हम उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने उसका जो फर्स्ट मंथ है वो हमने यूज़ कर लिया, तो वो आफ्टर 1 मंथ हमारा जो फर्स्ट मंथ का जो रेंट होगा, ठीक है, तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने 3 मंथ्स का एडवांस पे कर दिया था, उसमें से जो 3 मंथ्स का जो 1 मंथ का जो फर्स्ट मंथ का जो एडवांस होगा जो हमने पे किया था, वो तो एट द एंड ऑफ द मंथ वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस में हम ये कर होते हैं कि हम पहले उसको एसेट कंसीडर करते हैं, फिर हम उसको एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इस तरह की एंट्रीज होती हैं जिनको हम एडजस्ट कर रहे होते हैं इस तरह की कैटेगरी में। अब इसको हम आगे देखते हैं कि अब ये इसकी एक डायग्राम बताई गई है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अब ये प्रेयर पीरियड है जिसमें हमने एडवांस पे किया है, ठीक है, अपनी जो भी हमारा एक्सपेंस था उसके लिए हमने एडवांस पे कर दिया है, ठीक है। अब इस टाइम पे हम उस प्रेयर पीरियड में हम अपने एक्सपेंस को क्या करेंगे, हम एसेट हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, एसेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर अब करंट पीरियड में हमने वो जो एक्सपेंस हमने जो भी हमने किया था, ठीक है, जो अब हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द करंट पीरियड, अब ये जो एंड ऑफ करंट पीरियड है, तो उस करंट पीरियड के एंड पे वो जो जितना पार्ट उस एक पीरियड का हमने यूज़ कर लिया होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपेंस में, ठीक है। तो एसेट उतने उस पार्ट का जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एसेट का जो बैलेंस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो एक्सपेंस का बैलेंस है उसको हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, वो इंक्रीज हो जाएगा, और जिसको हम एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और जो हमने एसेट पहले लिखा था वो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये इसकी एग्जांपल है जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया इसके थ्रू। अब हम जो अगर हम इनकी एग्जांपल्स लें तो इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं जो इस तरह की एंट्रीज की जो एडजस्टमेंट होती है उनमें आती है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, और या फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हो गए। तो इसको हम वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस की एग्जांपल लें तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस वही होते हैं जो जिनके हम पेमेंट्स एडवांस में कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि इंश्योरेंस हो गई, किसी ने इंश्योरेंस ली है, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी किसी ने ली है, तो वो उसके लिए इंश्योरेंस के एडवांस पे करते, फिर आप वो उस इंश्योरेंस से आगे फ्यूचर में बेनिफिट लेते हो। आपने 12 मंथ्स की इंश्योरेंस लिया, एडवांस पे कर दिया। फिर रेंट की एग्जांपल है कि आपने रेंट कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, तो उस प्रॉपर्टी के लिए आपने एडवांस पे कर दिया है, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स, किसी भी मंथ कितने भी मंथ के लिए आपने एडवांस पे कर दिया है, ठीक है। फिर ऑफिस सप्लाईज हैं, ऑफिस सप्लाईज आपने एडवांस में ही ऑफिस सप्लाईज परचेज कर लिए, ज़्यादा सारे सप्लाईज परचेज कर लिए, ठीक है, एडवांस में उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है। अभी तक आपने उन सप्लाईज को यूज़ नहीं किया, ना उनसे कोई बेनिफिट लिया आपने, तो ये जो ऑफिस सप्लाईज होंगे, ठीक है, इनको जो हमने प्रीपेड जो हमने इनको एडवांस में जो पेमेंट की होगी तो हम उसको एसेट कंसीडर करेंगे।
तो ये जो एडवांस पेमेंट है ये हमें जो बेनिफिट दे रही होती है ये मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब हम इससे सिर्फ एक करंट अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट नहीं दे रहे होते, बल्कि हम उससे फ्यूचर में भी अकाउंटिंग पीरियड में फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड में भी हम उससे बेनिफिट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो जब वो हमारे पास जब हम एडवांस पेमेंट करेंगे तो वो उस पेमेंट को हम उसको एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, उसकी कोई कॉस्ट को हम एक्सपेंस कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि उसको एसेट लिखेंगे, ठीक है। और ये जो एक्सपेंस होगा ये तब लिखा जाएगा जब हम उस एसेट जो हमने एक्सपेंस लिया था, जो भी हमने चीज़ परचेज जो प्रॉपर्टी या रेंट पे ली थी, जो भी हमने एक्सपेंस किया था, जो जब हम उससे बेनिफिट लेना शुरू कर देंगे तब हम उसको एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये एग्जांपल है प्रीपेड रेंट की कि एक कंपनी है मून कंपनी, ठीक है, उसने जनवरी 1 2015 को एक बिल्डिंग रेंट पे ली, ठीक है, जिसके लिए उसने एडवांस पे कर दिया $9,000, ठीक है, उस बिल्डिंग के ऑनर को, जिसका मिस्टर एक्स के नाम है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर 3 मंथ्स बनते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स बनते हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर के, ठीक है। तो उसने फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए उस बिल्डिंग का जो रेंट है वो एडवांस में पे कर दिया है, $9,000 पे कर दिया है, ठीक है। अब जो कंपनी है वो एडजस्टिंग एंट्री करती है मंथली बेसिस पे, मतलब उसने जो कंपनी है वो मंथली बेसिस पे अपनी एंट्रीज को एडजस्ट करती है। तो उस केस पे जो एंट्री बनेगी, अब जनवरी 1 को जो मून कंपनी ने जो रेंट पे किया था, एक एंट्री उसकी बनेगी, ठीक है, वो जनवरी 1 की। अब एग्जांपल देख लें, जनवरी 1 2015 को जो उसने एडवांस पे किया था उसको हम प्रीपेड रेंट के नाम से लिखेंगे, जो कि एसेट है, ठीक है, इसको हम एसेट कंसिडर करेंगे, और एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। और उस रेंट के लिए हमने कैश पे किया है $9,000, तो कैश हमारा जा रहा है, डिक्रीज हुआ तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अब जब एक मंथ गुजर गया, जनवरी 1 को उसने एडवांस पे किया था, अब जनवरी के पूरे मंथ उसने वो जो प्रॉपर्टी जो रेंट पे ली थी, बिल्डिंग जो रेंट पे ली थी, उसको उसने यूज़ कर लिया, और उसको उसने यूज़ कर लिया। तो उस फर्स्ट मंथ में उसने जनवरी 1 का जो पूरा मंथ है उसने उसको यूज़ कर लिया, और उस पूरे मंथ उसने उसको यूज़ कर लिया। जनवरी 1 में मतलब 3 मंथ्स का उसने एडवांस पे किया था, ठीक है, 3 मंथ्स का उसने एडवांस पे किया था, और जो फर्स्ट मंथ है जो जनवरी 31 तक उसने एक मंथ का उसने यूज़ किया, ठीक है। तो आफ्टर वन जो जनवरी 31 तो उसको वो ऑन द मंथली बेसिस जो उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो अब जब उसने एक मंथ का जो वो बिल्डिंग थी जो एक मंथ के लिए उसने यूज़ की, उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब जो एक मंथ का जो रेंट होगा वो अब उसका एक्सपेंस कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। जो उसने एडवांस जो 9,000 पे किया था 3 मंथ्स के लिए, तो उसमें से फर्स्ट मंथ का जो उसने अब यूज़ कर लिया, तो जो फर्स्ट मंथ का जो रेंट होगा जो कि 3,000 होगा, क्योंकि 3 मंथ्स से, और जो उसका एक्सपेंस था, जो उसकी अमाउंट थी वो 9,000 थी, तो 9,000 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3,000 हर मंथ का हमारे पास रेंट आ रहा होगा। तो आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर जनवरी 31, अब एक मंथ उसने यूज़ कर लिया, ठीक है, वो उसने उससे बेनिफिट ले लिया उस बिल्डिंग से। तो अब जनवरी 31 को जो एंट्री बनेगी, अब ये जो एसेट था जो हमने प्रीपेड रेंट लिखा था जिसके नाम से, ठीक है, तो अब वो रिड्यूस हो जाएगा, वो एसेट रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपेंस में। अब हम उसको एक्सपेंस कंसिडर करेंगे, जैसे कि एंट्री बनी है रेंट एक्सपेंस, ठीक है। जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट लिखेंगे, और प्रीपेड रेंट वो जो एडवांस रेंट था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है, वो एसेट रिड्यूस हो गया तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है। जब एसेट में कमी आती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी रेंट एक्सपेंस। ये एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, रेंट एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया 3,000 से, और प्रीपेड रेंट को हमने क्रेडिट कर दिया 3,000 से। ये एक मंथ की हमारे पास एंट्री बन रही है, जो 2,000 जो हमने जनवरी 31 की है कि एक मंथ की जो हमने जो यूज़ किया बेनिफिट लिया है बिल्डिंग से, उसकी हमने ये एडजस्टिंग एंट्री कर ली। तो ये प्रीपेड रेंट की एग्जाम्पल थी।
अब आगे आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पहले हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन होती क्या है। डेप्रिसिएशन में बेसिकली क्या है कि एक बिजनेस है, ठीक है, उसका कोई बिजनेस है, उसके पास कोई इक्विपमेंट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, कोई भी मशीनरी है उसके पास, ठीक है। अब मशीनरी, जो बिजनेस के पास जो मशीनरी है वो उसका एसेट है। मशीनरी जो एसेट्स जो होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग मशीनरी वगैरह, ये बिजनेस के एसेट्स होते हैं जिनसे वो बेनिफिट ले रहे होते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे जैसे वो मशीनरी यूज़ करेंगे, जो यूज़ हो रही होती है, तो उस मशीनरी की जो वैल्यू होती है उसमें कमी आती जा रही होती है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे वो यूज़ हो रही होती है तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो उस इक्विपमेंट की, मशीनरी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती जा रही होती है यूज़ के साथ साथ, ठीक है। तो जो उसकी वैल्यू में जो कमी आ रही होती है, जो कि रिकवर नहीं हो सकती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, ठीक है, इसको हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। जो वैल्यू एक्सपेंस बेसिकली वो होता है जो आप जो आप रिकवर नहीं कर पाते, जो अमाउंट आपसे रिकवर नहीं होती, आपकी रिकवर नहीं होती। तो उसी तरह जो डेप्रिसिएशन जो इक्विपमेंट की जो वैल्यू में कमी आ रही होती है, मशीनरी की वैल्यू में जो कमी आ रही होती है, तो उसकी जब वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, रिड्यूस हो रही होती है, तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते उस वैल्यू को, ठीक है। वो उसकी जितनी उसकी यूजफुल लाइफ होगी तब तक वो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रह जाएगी, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से हम इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। तो जब भी जो भी एसेट जो अब एसेट क्या है कि जब भी जो भी एसेट आप जिस एसेट को जो पार्ट आप यूज़ कर रहे होते हैं, जो यूज़ हो रहा होता है, तो उसको हम एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो उसको हम एक्सपेंस कहेंगे, ठीक है। जो एसेट का जो पार्ट यूज़ हो जाएगा होले, तो उसको हम एक्सपेंस कह देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो डेप्रिसिएशन है जो एसेट का, उस एसेट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, ठीक है, उस एसेट का जिसकी जो यूज़ होगी, जिसकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो हम इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। पहले वो एसेट होता है, फिर एसेट से वो कन्वर्ट हो जाता है एक्सपेंस में। उस उसके एसेट के अगेंस्ट हम उस डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये डायग्राम है, जैसे कि जब हमने वो एसेट परचेज किया था तो उसको हमने एसेट कंसीडर किया था, ठीक है। हमने जो बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, तो उसको हमने एसेट कंसीडर किया, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने उसको यूज़ किया, ठीक है, उसकी जैसे जैसे उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो एक्सपायर होने को आती है, जैसे जब वो यूज़ हो रहा होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी आती जाती है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो रही होती है। तो उस टाइम पे जब हम उसकी वैल्यू कम होती जाती है तो उसको हम डेप्रिसिएट करते जाते हैं, हम उस एसेट को डेप्रिसिएट करते जाते हैं, उसको हम एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखते जाते हैं, ठीक है। तो अब जब वो एसेट था तो हमने उसको बैलेंस शीट में एसेट लिखा था, फिर जब हमने उसकी वैल्यू में कमी आती जा रही है तो फिर हम उसको एक्सपेंस में, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम उसको लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट में। तो ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन होते हैं। अब आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि ओवरनाइट एक कंपनी है, ठीक है, उसने अपने जो उसके इक्विपमेंट्स थे, टूल्स थे, उसको उसने डेप्रिसिएट किया, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। दिसंबर 31 को उसने ट्रायल बैलेंस जो शो कर रहा है वो कि जो कंपनी है वो ओन कर रही है टूल्स एंड इक्विपमेंट दैट कॉस्ट $12,000। ये कहते हैं कि एक ओवरनाइट कंपनी है, ठीक है, उसके पास वो एक एसेट को ओन कर रहा है जो कि टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं जिनकी कॉस्ट $12,000 है, जो उस पर परचेज किए गए थे, ठीक है, उनकी $12,000 कॉस्ट थी। अब वो कहते हैं कि अब उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो है 5 year, कि वो जो एसेट है, वो जो इक्विपमेंट है वो 5 साल तक यूज़ हो सकता है, उसकी मेच्योरिटी लाइफ ही इतनी है, उसके बाद वो यूज़ नहीं हो सकता, उसके बाद उसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब कहते हैं कि उसने मतलब ओवर पीरियड ऑफ 5 years वो उसकी ये एक यूज़फुल लाइफ है, ठीक है। तो अब हमने उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, उसका एडजस्टिंग एंट्री करनी है, उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब ये कहते हैं अभी इन्होंने दिसंबर 31 मतलब एक मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, हमें दिसंबर 31 का हमने उसका डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है। तो अब 5 years में कितने मंथ्स होते हैं, 60 मंथ्स होते हैं,
ठीक है। तो हमने मंथ्स के अकॉर्डिंग उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो अब 5 ईयर उसकी 60 मंथ्स हैं, ठीक है, 5 ईयर्स में 60 मंथ्स होते हैं, ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट है वो $12,000 है। तो जो $12,000 को हम डिवाइड करेंगे 60 मंथ्स पे, तो हमारे पास हर मंथ की डेप्रिसिएशन निकल आएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम दिसंबर 31 को जो उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्ट करेंगे उसकी बैलेंस शीट में, वो होगी सॉरी हम जो इनकम स्टेटमेंट में जो उसकी रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्ट करेंगे उसकी डेप्रिसिएशन, उस एसेट के अगेंस्ट जो डेप्रिसिएशन होगी उसको हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास डेबिट हो जाएगा 200 से, ठीक है, क्योंकि 12,000 को हमने डिवाइड किया 60 मंथ से, तो हमारे पास हर मंथ की निकल आई है जो कि है 200, हर मंथ के हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल रहा है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लिखेंगे जो कि डेबिट करेंगे, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो हमारे पास हम उसको डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2000 हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है कि हम इस डेप्रिसिएशन अकाउंट के मतलब जो हमारा एसेट होता है, ठीक है, उस अकाउंट के अंदर हम सारा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट हो रहा होता है? उस एसेट के अगेंस्ट हो रहा होता है। एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है ये, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, किसके अगेंस्ट? उस एसेट के अगेंस्ट। तो हम जितनी भी सारी डेप्रिसिएशन होती है हम इसमें एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं उसकी यूजफुल पीरियड के तक, उसके जो यूजफुल पीरियड होता है उसके पीरियड तक हम इस सारी जो डेप्रिसिएशन होती है उसमें एक्यूमुलेट हो रही होती हैं। तो जो क्रेडिट, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करके हम 200 लिख देंगे। तो ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। पहले ये एसेट था, ठीक है, फिर ये कन्वर्ट हो गया कि इसमें एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कन्वर्टिंग लायबिलिटी टू रेवेन्यू। इसमें ये है कि इसमें इस तरह की एंट्रीज होती हैं, इस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं जिसमें होता है कि जो कस्टमर्स, जो आपने कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करना है, आपके कस्टमर के साथ डील हो जाए, ठीक है, और आपके कस्टमर ने आपको एडवांस में पेमेंट कर दी है, ठीक है। अभी तक आपने उसको गुड्स या सर्विसेज आपने इसको डिलीवर नहीं किए, आपने उससे एडवांस में पेमेंट ले ली है, पर अभी तक आपने जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है उसमें आपने उसको जो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं वो डिलीवर नहीं किए कस्टमर्स को, ठीक है। तो इस केस में अगर अकाउंटिंग के पर्पज़ में हम देखें तो जो आपने अमाउंट जो कलेक्ट की है, ठीक है, जो एडवांस में जो अमाउंट आपने कलेक्ट की है, तो हम उसको रेवेन्यू कंसीडर नहीं करेंगे, वो रेवेन्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, क्योंकि अभी तक जो आपने जो गुड्स हैं वो अभी तक आपने डिलीवर ही नहीं किए, ठीक है। आपकी जो रेवेन्यू अभी तक वो अर्न ही नहीं हो रहा। अर्न वो तब होगा जब आप अपने गुड्स वगैरह डिलीवर कर दोगे कस्टमर्स को, ठीक है, तब उसको हम रेवेन्यू कहेंगे, तब हमारी जो रेवेन्यू वो अर्न हो रहा होगा। अभी इस केस में हमारी लायबिलिटी है, हमारे पे ऑब्लिगेशन है कि हमने पेमेंट तो ले ली है, और हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमने जो बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो उसने आगे डिलीवर करने हैं, ठीक है, फ्यूचर में डिलीवर करने हैं, तो इसकी ऑब्लिगेशन है, इसकी लायबिलिटी है। और अभी तक ये हम इसको रेवेन्यू, इसको अर्न रेवेन्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको अनअर्न रेवेन्यू से इसको रिकॉर्ड करेंगे, अनअर्न रेवेन्यू से, जो कि लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो जब हमने जो अमाउंट हम कलेक्टेड करेंगे कस्टमर से, एडवांस में जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, एडवांस में जो पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास अब अमाउंट आ रही है, कैश इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो हम इसको डेबिट कर देंगे कैश को। और जो अभी हमारा अनअर्न रेवेन्यू, अभी तक हमारा जो रेवेन्यू वो अर्न नहीं हुआ, ठीक है, उसको हम रेवेन्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको अनअर्न रेवेन्यू लिखेंगे, जो कि लायबिलिटी होती है, जो हमने आगे जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो अभी फ्यूचर में डिलीवर करने हैं, तो उसको हम अनअर्न रेवेन्यू का नाम देंगे, ठीक है, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट बैलेंस में लिखते हैं, ठीक है। तो ये अनअर्न रेवेन्यू अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और जब वो डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है, जब प्रोडक्ट्स जब डिलीवर हो जाएंगे तो उस टाइम जो लायबिलिटी होगी वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, तब हम उसको रेवेन्यू को हम अर्न रेवेन्यू में कन्वर्ट कर देंगे, तब हम उसको रेवेन्यू कंसीडर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, तब हम उसको रेवेन्यू कह सकते हैं, क्योंकि तब हमारी जो पूरी लायबिलिटी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके हम आगे एग्जाम्पल करते हैं।
अब एग्जांपल है कि ऑन दिसंबर 7 एक कंपनी है माइक्रो ट्रेन कंपनी, जो कि ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस कंपनी ने 4500 जो डॉलर अमाउंट है इसने कस्टमर से एडवांस में पे एडवांस में रिसीव कर लिया, ठीक है। कस्टमर ने इस कंपनी को एडवांस में पेमेंट कर दी है फ्यूचर ट्रेनिंग सर्विस के अगेंस्ट, मतलब उस कस्टमर ने इस कंपनी से फ्यूचर ट्रेनिंग सर्विस लेनी है, ठीक है। और उसके अगेंस्ट उसने एडवांस में ही 4500 अमाउंट उसने एडवांस में कंपनी को पे कर दिया, कंपनी ने उससे एडवांस में ले ली है $4500, ठीक है। तो अब इसमें जब हमारी इस दिसंबर 7 को जो हमारी एंट्री बनेगी, वो जब हमारे पास अब कैश आया है $4500, तो हमारा कैश इंक्रीज हुआ है, एसेट इंक्रीज हुआ है, तो हम उसको डेबिट लिखेंगे। फिर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, हमें जब तक हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, ठीक है, हमने फ्यूचर में उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमारी लाइबिलिटी है, हमने लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हमारे पे ऑब्लिगेशन है कि हमने उसको फ्यूचर में वो ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो वो जो इस लाइबिलिटी को हम अनअर्न रेवेन्यू का नाम लेते हैं, क्योंकि इसको हम रेवेन्यू कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये अभी तक अर्न नहीं हो रहा। ये अर्न तब होगा जब हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो ये अनअर्न रेवेन्यू हमारे पास, हम इसको लिखेंगे जो कि लाइबिलिटी है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस में लिखते हैं। तो ये 4500 हमने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। अब क्या है कि अब इफ़ वी एज्यूम, अब हम एज्यूम करते हैं जो माइक्रो ट्रेन जो कंपनी है उसने क्या किया है, 1/3 ऑफ द $4500 उसने अर्न कर लिया है। मतलब उसने ना जो 1/3 जो सर्विस थी उसने प्रोवाइड कर दी है कस्टमर को, ठीक है। और जब 1/3 उसने जो सर्विस प्रोवाइड कर दी है कस्टमर को, तो अब वो जो 1/3 जो वो होगा, जो पहले लाइबिलिटी थी, अब वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम उसको रेवेन्यू लिखेंगे, ठीक है। तो $4500 का 1/3 कितना बनता है, हमारे पास 1500 बनता है, ठीक है। तो अब हम इसकी जो एंट्री है, एडजस्टिंग एंट्री, अब जिसकी जो एंट्री है वो कैसे लिखेंगे, जिसकी एडजस्टिंग एंट्री बन रही होगी वो क्या होगी कि अब वो जो लाइबिलिटी है वो कम हो गई है, ठीक है। अनअर्न रेवेन्यूज जो लाइबिलिटी थी, जो पहले हमने दिसंबर 7 को जो हमने की थी अनअर्न रेवेन्यू के नाम से जो लाइबिलिटी थी, अब वो 1/3 से कम हो गई है, क्योंकि 1/3 वो फ्यूचर जो ऑब्लिगेशन थी वो उसने प्रोवाइड कर दी है, फ्यूचर जो ट्रेनिंग सर्विस थी उसने वो प्रोवाइड कर दी है 1/3। तो अब लाइबिलिटी कम हो गई है। जब लाइबिलिटी कम होगी तो वो जब उसका क्या बैलेंस होता है कि वो जब लाइबिलिटी कम होती है उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो अब अनअर्न रेवेन्यू का जो लाइबिलिटी थी जो पे हो जो हो गई 1/3 जो पे हो गई है, ठीक है, मतलब जो ऑब्लिगेशन जो मीट कर ली है, ठीक है। तो डिक्रीज होने से उसको हमने 1500 से डेबिट कर लिया। 1500 हमारे पास जो अमाउंट आई है वो 4500 का हमने 1/3 लिया है, ठीक है। और अब जो सर्विस जो रेवेन्यू है, जो सर्विस नाम था उसका, जो कंपनी जो प्रोवाइड करी थी, ठीक है, सर्विस से वो रेवेन्यू अर्न करिए, ठीक है। तो अब हम सर्विस रेवेन्यू, अब रेवेन्यू हमारे पास अर्न हो गया, क्योंकि हमने वो पे कर दी है, ठीक है। हमने वो जो फ्यूचर ट्रेनिंग सर्विस थी हमने वो डिलीवर कर दी है 1/3। तो वो अब हम उसको रेवेन्यू लिखेंगे। तो ये सर्विस रेवेन्यू है, ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 1500 से, ठीक है। अब जब रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो ये हमारी दिसंबर 31 की हमारी ये एंट्री बनेगी। अब अगला जो है, जो थर्ड कैटेगरी है, वो है एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस। एक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस में क्या होता है कि आप ये एक, इसमें हम इस तरह की एडजस्टिंग एंट्रीज कर रहे होते हैं कि एक बिजनेस है, ठीक है, उसने कोई भी एक्सपेंस है, ठीक है, उसका उसने बेनिफिट ले लिया, उस एक्सपेंस को यूज़ कर लिया, बट अभी तक उस एक्सपेंस के अगेंस्ट उसने पेमेंट नहीं की, ठीक है। एक करंट पीरियड में उसने सारा एक्सपेंस यूज़ कर लिया, ठीक है, एक्सपेंस से उसने बेनिफिट ले लिया, बट उस एक्सपेंस के अगेंस्ट जो उसने पेमेंट करनी है वो अभी तक वो उस करंट पीरियड में नहीं की, बल्कि वो फ्यूचर पीरियड में करेगा उसकी पेमेंट, ठीक है। तो इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं इनको हम एडजस्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, आपने करंट पीरियड में एम्प्लॉयज़ से बेनिफिट ले लिया, एम्प्लॉय से काम करवा लिया, लेकिन आपने अभी तक उनको पेमेंट नहीं की, ठीक है। आप फ्यूचर में उनको पेमेंट करोगे, उस मंथ के या मंथ के एंड पे आप उसको पेमेंट करोगे। तो ये एक लायबिलिटी होती है कि कंपनी ने जो उनकी सैलरीज हैं वो पे करनी होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी है, ठीक है, आपने कहीं से लोन लिया, ठीक है, और आपने उस लोन के अगेंस्ट आपने बैंक को आपने इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो आपने उसको उस लोन से बेनिफिट तो ले लिया, बट अभी तक आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, वो आप आगे
फ्यूचर में पे करोगे। तो ये आपने बेनिफिट तो ले लिया, ये अब आगे आपकी लाइबिलिटी है कि आपने वो पे करना है, ठीक है। अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं, एक्रूवल ऑफ वेजेस और एक्सपेंसेस, हम इनको एक्रूड वेजेस और एक्रूड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। एट December 31st द कंपनी owes its employees approximately $1950 फॉर वर्क परफॉर्म इन December। अच्छा, अब एक एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने दिसंबर के मंथ में काम किया है, ठीक है, जिसकी उनकी जो सैलरीज बन रही हैं वो है $1950 उनकी सैलरीज बन रही हैं, जो कि अभी तक उनको पे नहीं की गई, ठीक है। तो December 31st के एंड में उनकी इतनी सैलरीज बन रही है, उनको अभी तक पे नहीं की। तो इसकी जो एंट्री बनेगी December 31st को वेजेस एक्सपेंस, जो क्योंकि ये वेज जो एक्सपेंस है वो जो वेजेस जो पे करनी है वो एक्सपेंस है, ठीक है। अब जो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, 1950 से हमने उसको डेबिट कर दिया, और हमने वेजेस अभी तक पे नहीं की है, उन्हें वो पे करनी है, फ्यूचर में पे करनी है, ठीक है। वो पेबल हमारे पास हमारी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो ये एक एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी December 31st की, ठीक है। अब ऑन फ्राइडे January 3 2012 को अगले साल की December 31st की हमारी ये एंट्री बन गई, ठीक है। अब अगले साल की January 3 को ये जो ओवरनाइट है वो January 3 को पे करेगा इट्स रेगुलर बाई वीकली पे रोल। लेट्स जस्ट एज्यूम दैट दिस पे रोल अमाउंट्स टू $2397, ठीक है। ये कहता है कि जो ओवरनाइट जो कंपनी है, ठीक है, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको वो सैलरीज पे करेगा, पिछले मंथ की भी सैलरी जो रह गई थी जो उसने पे करनी थी, जो पिछले मंथ की जो बन रही थी $1950, ठीक है, वो भी। और फिर उससे December 31st से लेकर January 3 तक जो एम्प्लॉयज़ ने काम किया और उनकी जो सैलरीज बन रही थी वो भी सैलरी उसने पे करनी है January 3 को, जो कि टोटल अमाउंट बन रही है वो 2397 बन रही है, ठीक है। तो पिछले जो मंथ की जो सैलरी थी वो 1950 थी जो उसे पे करनी थी, और जो बाकी जो उसमें से जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी बन जाएगी, वो 447 बन जाएगी, जो January 3 तक, जो December 31st से लेकर January 3 तक जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे तो उनकी वो जो वेज बन जाएगी वो 447 होगी। तो इसके हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जब January 3 आएगा तो उस टाइम जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर दी जाएगी, ठीक है। तो वो जो January 3 तक जो वेज जो एक्सपेंस बन रहा था वो क्या था, 447 था, ठीक है। जो December 31st से लेकर January 3 तक जो एक्सपेंस था वो था 447, ठीक है। और जो पिछली वेजेस पेएबल थी वो पे हो जाएंगी, एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा तो उसको हम डेबिट साइड पे 447 से लिख देंगे, और वेजेस पेएबल और जो पिछली जो रिमेनिंग दिसंबर की जो वेजेस थी तो वो इसमें जब पे कर देगा तो जब लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो उसको हम क्रेडिट डेबिट कर देंगे। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट में करते हैं, कन्वर्ट वो डेबिट लिखते हैं, ठीक है। तो 1950 की अमाउंट से वो डेबिट हो जाएगा, और फिर हम उन जो एक्सपेंसेस जो वेजेस जो पे कर रहे हैं हम कैश से पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। जब भी कैश कम होता है, एसेट कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। तो ये 2397 से हमारे पास डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, और ऊपर जो वेजेस एक्सपेंसेस हैं और वेजेस पेबल, इन दोनों की जो अमाउंट प्लस करो तो जो जो टोटल जो बैलेंस आता है वो 2397 आता है। तो ये हमारी एंट्री बनेगी जब हम उनको पे कर देंगे। फिर आती है एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू। अब इसमें क्या होता है कि आपने एम्प्लॉयज़ अपने कस्टमर्स को, बिजनेस ने अपने कस्टमर्स को सेल कर दिए, प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक उनसे कैश रिसीव नहीं किया, उस सेल के अगेंस्ट जो कैश है अमाउंट है वो कलेक्ट नहीं की, ठीक है, जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि आप अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर दो प्रोडक्ट्स वगैरह, लेकिन अभी तक उनसे आप क्रेडिट बेस पे करो, आप उनसे कैश रिसीव ना करो, ठीक है, मतलब आपने वो कैश फ्यूचर में उनसे रिसीव करना है, तो उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो रेवेन्यू है तो हम इसको अभी तक रेवेन्यू मतलब वो अभी तक जो रेवेन्यू जो होता है वो अर्न हो जाता है, लेकिन वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया होता अकाउंटिंग पीरियड में, क्योंकि आपने कैश रिसीव नहीं किया। तो उसके फिर हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम उसको एडजस्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल है कि दिसंबर के मंथ में एक ओवरनाइट कंपनी है, ठीक है, उसने एक एग्रीमेंट किया है एक गाड़ियों के ऑनर से, ठीक है, जो कि एयरपोर्ट शटल सर्विस है, ठीक है। तो उन्होंने ये जो एयरपोर्ट शटल सर्विसेज है इन्होंने अपनी गाड़ियों की सर्विस करवानी है, ठीक है।
और वो ओवरनाइट जो कंपनी है उसके पास आया और उन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि जो ओवरनाइट कंपनी है वो उनको मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करेगी इन सेवरल वैन्स को, ठीक है, वैन्स को। अब इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो अमाउंट जो एग्री हुई है, ठीक है, कि वो उस मेंटेनेंस सर्विस के अगेंस्ट जो अमाउंट प्रोवाइड करेंगे, पे करेंगे, वो $1500 होगी, ठीक है। और ये जो अमाउंट हर मंथ के 15th डेट को पे की जाएगी, ये इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। तो अभी तक वो शटल सर्विस स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। अभी तक कोई सर्विस जो ओवरनाइट कंपनी है उसने अभी तक कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। उन्होंने अब इस जो कंपनी है इसने अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट की दिसंबर 15 से। उसने अपनी जो मेंटेनेंस सर्विस है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दी दिसंबर 15 से, ठीक है। अब जो दिसंबर 15 से लेके जनवरी 15 तक जो पेमेंट जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, तो वो उसकी पेमेंट जनवरी 15 को होगी। लेकिन जो उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज है उन्होंने दिसंबर 31 को करनी है, ताकि वो रेवेन्यू जो अर्न होगा तो उसको रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। तो अब दिसंबर 15 को जो सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं, जो इस कंपनी ओवरनाइट कंपनी ने दिसंबर 15 को सर्विस देना जो है वो स्टार्ट की है, ठीक है। और दिसंबर 31 तक उनकी हाफ मंथ की जो सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है। और हाफ मंथ का उनको रेवेन्यू अर्न हो रहा है, पेमेंट बेशक नहीं हुई लेकिन उनको रेवेन्यू, क्योंकि उन्होंने सर्विस देना शुरू कर दी है, तो उनको हाफ मंथ का रेवेन्यू अर्न हो रहा है दिसंबर 31 को। तो दिसंबर 31 को हम उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। अब अकाउंट रिसीवेबल उनको कैश रिसीव होना है जनवरी 15 को, तो उसको हम अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे। अभी तक उनको कैश रिसीव नहीं हुआ, पेमेंट रिसीव नहीं हुई उस कंपनी को, ठीक है। जो उसने मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड की है हाफ मंथ की, अभी तक वो उसको रिसीव नहीं हुई, वो उसको आगे जनवरी 15 को रिसीव होनी है, ठीक है। तो उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहेंगे। अभी तक वो अनकलेक्टेड है, वो कलेक्ट करेंगे जनवरी 15 को। और अभी ये जो दिसंबर 15 से दिसंबर 31 की ये हाफ मंथ की उन्होंने अभी तक सर्विस प्रोवाइड की है, दिसंबर 31 को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इस हाफ मंथ की जो वो रेवेन्यू अर्न हो रहा है वो हो रहा है 1500, प्रॉपर पूरी फुल अमाउंट है तो उसका हाफ क्या होगा, 750 अमाउंट है। उसकी जो हाफ है वो उसका जो उसकी जो हाफ है वो 750 बन रही है, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एसेट है, तो डेबिट इंक्रीज हो जाए तो उसको हम एसेट लिखते हैं, ठीक है, एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 750 एसेट हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल से। और जो उन्होंने रेवेन्यू अर्न किया है हाफ मंथ का दिसंबर 31 तक का, वो रिपेयर सर्विस का, मतलब जो रिपेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम ये साथ में रिपेयर सर्विस रेवेन्यू लिख देंगे। जो कि रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो ये क्रेडिट साइड पे हमने 750 अमाउंट लिख दी, तो इनकी ये एंट्री बनेगी। अब जब जनवरी 15 आ गया, ठीक है, और जो कंपनी थी उसने पूरे मंथ की जो सर्विस थी वो प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो अब जनवरी 15 को जो कस्टमर था उसने $1500 था वो पूरा पे कर दिया, ठीक है, उस सर्विस के अगेंस्ट जो कंपनी ने उनको प्रोवाइड की है, ठीक है, मेंटेनेंस सर्विस के। तो अब 12 जनवरी 15 को जो एंट्री बनेगी, अब वो कैश, अब कंपनी कैश रिसीव कर रही है, ठीक है, कैश उसके पास आ रहा है रेवेन्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो अब कैश जो इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट कर देंगे, उसको एसेट है वो डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। और अकाउंट रिसीवेबल, ये जो पिछले मंथ दिसंबर 31 का जो अकाउंट रिसीवेबल था, जो पिछले मंथ रिसीव नहीं हुआ था, अब इस मंथ रिसीव हो गया है, ठीक है, 750 अमाउंट, तो अब ये डिक्रीज होगा। अकाउंट रिसीवेबल अब कम हो गया क्योंकि कैश रिसीव कर लिया इन्होंने, तो हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल एसेट है और जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 750 से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हम रेवेन्यू आया है, ठीक है, तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे वो अमाउंट। तो ये जो टोटल जो क्रेडिट अमाउंट है ये इक्वल हो रही है डेबिट अमाउंट के, तो ये एंट्री बनेगी जनवरी 15 को। तो ये इसकी एग्जांपल थी एक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू कि हम जो अनकलेक्टेड रेवेन्यू होता है उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं अपने रिकॉर्ड्स में, उसको हम कैसे उसकी एंट्री करते हैं। अब आगे आता है द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी आप आइटम्स वगैरह रिकॉर्ड करें, जो अकाउंट्स जो रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, वो मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल इन अ सेंस कि आप जितने भी जो
जो जो आइटम है, जो मटेरियल है, उनको रिकॉर्ड करो। मटेरियल इन अ सेंस के जो जो यूज़र्स हैं, ठीक है, उनकी जो डिसीजन है उनको चेंज कर सकें। जो यूज़र जो इंटरेस्टेड है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकें, उनको चेंज कर सकें। तो हम उस आइटम को कौन मटेरियल कहते हैं जो जो किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, जो किसी के डिसीजन को चेंज कर सके। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी में है कि आपने अपनी जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। और जो इमटेरियल इंफॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड ना करें। ठीक है। इमटेरियल मतलब जो जिसका कोई एक जो जिसका कोई इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है। जिसका जिससे कोई एक कोई इंफॉर्मेशन कोई ना, जो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो उससे उससे हम उससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में वो प्रोवाइड ना कर रही हो, तो उसको हम इमटेरियल कहते हैं। ठीक है। तो ये जो अकाउंटेंट्स हैं इनको इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी मटेरियल आइटम्स हैं वो प्रॉपर्ली रिपोर्ट हो रहे हों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है। और ये कहते हैं कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए कि जो इस इन अ सेंस के जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन की जो वैल्यू है, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें, उसको इतना मटेरियल होना चाहिए कि जो उसकी वैल्यू जो यूजर्स तक प्रोवाइड की जा रही हो, जो यूजर्स तक जो वैल्यू प्रोवाइड की जा रही हो, तो वो जो वैल्यू है वो कॉस्ट से एक्सीड करनी चाहिए। ठीक है। कॉस्ट मतलब जो उसको कॉस्ट जो आ रही है उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने में जो कॉस्ट आ रही है, तो उस इंफॉर्मेशन से जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो तो वो वैल्यूएबल होनी चाहिए कि वो उसकी कॉस्ट को भी एक्सीड कर जाए। ठीक है। मतलब वो एक रियल वैल्यू प्रोवाइड करी हो स्टेक होल्डर्स को, जो यूजर्स होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। तो ये मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मटीरियल होनी चाहिए, जो कि यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके और वैल्यूएबल एक वैल्यू ऐड करे, मतलब एक रियल वैल्यू ऐड करे स्टेक होल्डर्स को। तो ये कॉन्सेप्ट था मटेरियलिटी का। और फिर जो हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं, ठीक है, तो फिर हम उनको जो एंट्रीज करते हैं फिर उनको जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी जो एंट्रीज जो हमने वो की हैं एडजस्ट करते हैं, तो उसको हम आखिर में हम उसको जर्नल में सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं उन एडजस्टिंग एंट्रीज को। ठीक है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड तो ये सारी उसमें रिकॉर्ड हो रही होती हैं जर्नल में। तो ये इस शेप में, इस फॉर्म में हमारे पास सारी एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी। और फिर उसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जैसे हमने वो पहले स्टेप देखे थे, पहले एडजस्टिंग एंट्रीज को हम एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर उनको टी अकाउंट्स बनाते हैं, फिर उसका आगे ट्रायल बैलेंस। फिर इसी तरह अब यहाँ पे भी एडजस्टिंग एंट्रीज का भी हम पहले जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम उनका टी अकाउंट्स बनाएंगे, फिर हम उसको ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करेंगे। तो ये सारे इस फॉर्म में हमारी जो सारी एंट्रीज हैं वो ट्रायल बैलेंस में जो उनका बैलेंस होगा उनको सब में हम इसको उन सबको हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो ये पूरी ये एक ट्रायल बैलेंस इस तरह से बनेगा जिसका जो डेबिट बैलेंस होगा वो इक्वल होगा क्रेडिट बैलेंस के। तो यहीं तक था ये चैप्टर।